हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग सब अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल के 3 पोस्टुलेट थे। पहला पोस्टुलेट ये था कि जो आपका एटम है उसके कोर पर, उसके सेंटर पर आपका पॉजिटिव चार्ज लाई करता है और सारा मास कॉन्सनट्रेटेड है, ठीक है। और इसी कोर को आपने क्या बोला था, न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर कौन काटते हैं, इलेक्ट्रॉन काटते हैं, ठीक है, आपके सर्कुलर ऑर्बिट में। क्लियर हो रही है बात आपको। और जब आपको पता है कि कोई चीज़ सर्कुलर ऑर्बिट में या सर्कुलर पाथ को ट्रेस करती है तो वहाँ एक आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और यहाँ पर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करवा रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरा पोस्टुलेट ये था बेटा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम मल्टीपल इंटीग्रल होना चाहिए किसका, h/2π का, ठीक है। तीसरी कंडीशन ये थी या पोस्टुलेट ये था कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से अपने ऑर्बिट को चेंज नहीं कर सकते। अगर वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाते हैं तो उनको एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। और अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेंगे सच दैट E2 - E1 विल बी इक्वल टू hν, ठीक है। मतलब बोहर ने एटॉमिक मॉडल को बताने के लिए लाइट का कैसा नेचर माना है, पार्टिकल नेचर माना है, क्योंकि जो एनर्जी का डिफरेंस है उसने hν के बराबर रखा है, विच विल बी द इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। और फोटोन को हमने कैसा माना था, पार्टिकल माना था, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और फिर हमने उसकी एप्लीकेशन देखी थी, रेडियस निकाली थी बोहर ऑर्बिट की, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाली थी इन बोहर ऑर्बिट, फ्रीक्वेंसी निकाली थी और एनर्जी निकाली थी। अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए बात करूँ, फॉर हाइड्रोजन एटम आपको पता है कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी n² के, हाँ के ना। एंड वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n³। यहाँ तक आपको मैंने बात कर ली थी, और इवन मैंने बात एनर्जी की भी कर ली थी। और यहाँ पर एनर्जी मेरे पास ये आई थी। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूँ ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एनर्जी क्या है बेटा, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n²। क्लियर है बात। ये शॉर्टकट के रूप में आपको याद रखना है। ये 1-2 नंबर में कंपैरिजन आपसे करवा सकता है। क्लियर है बात आपको। भाई दूसरे ऑर्बिट का तीसरे ऑर्बिट की रेडियस का रेशियो बताओ, क्लियर है। चौथे ऑर्बिट और 5वें ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उनकी वेलोसिटी का रेशियो बताओ। तो ये 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हो रही है बात आपको। देखो अब इस पूरे क्वांटिटी की आप वैल्यू रखोगे। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। k क्या होता है, 1/4πε0। तो E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी एक वैल्यू आप आएगी जब आप सारे कांस्टेंट की वैल्यू को पुट कर देंगे। लेट वो x आ रही है, कितनी आ रही है बेटा, x माइनस साइन एज इट इज़ z² n²। क्लियर है बात आपको। और ये आएगी जूल में। क्लियर है बात आपको। अभी के लिए आपको एक बात याद रखनी है, मैं समझा भी दूंगा कि जूल किसकी एनर्जी की यूनिट है। उसी तरीके से एनर्जी एक और यूनिट होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। समझ आई बात आपको। एंड इट इज़ इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसको बस याद रखो अभी के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज़ इक्वल टू इतने जूल, ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, ध्यान से देखो आप, तो -x z²/n², और 1 जूल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय 1.6 × 10⁻⁻19। दिस इज़ नथिंग बट व्हाट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब आप x को इससे डिवाइड करेंगे और सोल्व करेंगे तो आपका निकल कर आता है -13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी एनर्जी आती है किस यूनिट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। मैंने आपको क्या बताया, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, वो बुक से देख लेना, मुझे याद नहीं है। और लेकिन उसको जब मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे को इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा। एंड डिवाइड करने के बाद जो चीज़ मेरे पास निकल कर आती है वो आती है 13.6 z²/n² विद माइनस साइन। और ये एनर्जी किस में आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई। क्लियर है बात आपको। तो अगर यहाँ से देखें आप, पहली ये आपका न्यूक्लियस हुआ, ये n = 1 है पहला ऑर्बिट, n = 2 है, ठीक है। ये n = 3 है, और ये क्या है, n = 4 है, ठीक है। तो पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास कितनी एनर्जी है, हाइड्रोजन के लिए Z1 हो गया, n भी पहले ऑर्बिट के लिए n कितना हो गया, 1। तो E1 कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ठीक है। इसी तरीके से E2 निकाल लो आप। E2 के लिए आप n को 2 पुट करोगे, Z तो 1 है ही, हाइड्रोजन के लिए बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो दिस डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात आपको। E3 निकालो आप। E3 के लिए यहाँ पर 3 पुट करोगे, 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना आ जाएगा -1 और करीब करीब कितना आ जाएगा 9 पंजे 45, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है बात आपको। तो आपको इस तरीके से आप n पुट करते जाइए, आपको क्या मिलती जाएगी, एनर्जी मिलती जाएगी। ठीक है। अब थोड़ी सी और इम्पोर्टेंट बातें नोट करो। n = 1 को बोलते हैं बेटा ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। ये सबसे बेसिक स्टेट है। ठीक है। n = 2 को बोलते हैं बेटा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड कैसे लिखेंगे, एक्साइटेड स्टेट। ठीक है। और n = 3 को बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड, एग्जिस्ट हो गया ना ये, एक्साइटेड ये होगा एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है बात आपको। इसी तरीके से n = 4 को क्या बोलेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्लियर हुई बात आपको भाई। ठीक है। अच्छा बेटा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन बहुत दूर किसी इनफाइनाइट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। बहुत दूर का मतलब क्या हो गया, इनफाइनाइट। क्लियर है बात आपको। तो E∞ की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो इन्फिनिटी का स्क्वायर, इन्फिनिटी समथिंग बाय इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं बेटा, क्योंकि इनका न्यूक्लियस के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये फ्री के बराबर है। इनको थोड़ी सी एनर्जी दी और ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। ठीक है। तो इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं कई बार। समझ आई बात आपको। अच्छा, मान लो कल को आपको एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से इनफाइनाइट तक भेजना है, मतलब फ्री करना है, सिंपल सी बात है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी ये आपको निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर एनर्जी कितनी है, 0 है। क्लियर है। अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो 0 -13.6 से बड़ा है, और इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वही आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर इसको वहाँ पर भेजना है तो। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इट इज़ नथिंग बट E∞ -E1, 0 -13.6 एंड डेट्स कम्स आउट टू बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी लगेगी अगर आपको पहली ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन को भेजना है, मतलब यानी कि उसको फ्री करना है। क्लियर है बात आपको। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। और इस एनर्जी को बेटा आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से निकालकर फ्री करना है या फिर इनफाइनाइट पर भेजना है। समझ आई बात आपको। इसको नोट करो और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे आपका जो बोहर मॉडल है वो हाइड्रोजन के केस में जो इमिशन स्पेक्ट्रा है उसको सिद्ध करने में या उसको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा। ठीक है। चलिए नोट कर लिया, कर लिया बेटा। चलो, अच्छा, तो यहाँ तक आपके पास बातें आ चुकी हैं। अब देखो, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रा के बारे में बाल्मर साहब ने, लेमन साहब ने बातें की हैं, लेकिन वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अच्छी तरीके से। उन्होंने बस एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट को मैथमेटिकल फॉर्म में डाल दिया था इम्पेरिकल नॉलेज के हिसाब से। मैं दोबारा ये याद दिला देता हूँ, 1/λ = R, 1/2² - 1/n²। ये बाल्मर साहब बोल कर गए थे, याद कर लें आप। और n कहाँ से कहाँ, 3 से इन्फिनिटी। ठीक है। लेमन के केस में यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 से इन्फिनिटी। हाँ क्या ना। तो ये इन्होंने बस एक्सप्लेन नहीं किया क्या n, ये 2 क्यों लिया यहाँ पर, ये n का क्या मतलब है, इनको कुछ नहीं पता था। जस्ट इन्होंने उस लैम्डा को मैथमेटिकल फॉर्म में डाल दिया था। ठीक है। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा कि भैया ये क्या जुगाड़ है, करेंगे आपके बोहर। ठीक है। चलिए एक एटम ले लेते हैं। ठीक है। और जो अपने पास बेसिक नॉलेज है उसके साथ चलते हैं। मान लो ये N1 है, जैसे N1 ऑर्बिट है ये, जैसे मैं इसको फर्स्ट ऑर्बिट बोलता हूँ तो जनरली मैंने क्या ले लिया, N1 ऑर्बिट ले लिया, और ये ले लिया मैंने N2 ऑर्बिट। ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, N2 ऑर्बिट में है, और वो जंप करके यहाँ पर आ गया। ठीक है। तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। एक इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में N2 ऑर्बिट में था और वो जंप करके कहाँ पर आ गया, N1 पर आ गया, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। और एनर्जी रिलीज़ कितनी होगी, hν के बराबर होगी। हाँ कि ना। तो आपको पता है कि
फ्रॉम दी बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट En2 माइनस En1 मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू। यही तो बोहर का तीसरा पोस्टुलेट है, ठीक है। तो लगाते हैं उस केस के लिए, किस केस के लिए, तो ये जो कॉमन है उसको एज इट इज़ रखो, 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर E4 बाय एच स्क्वेयर, ठीक है, जेड स्क्वेयर बाय N2 का स्क्वेयर। क्लियर है बात आपको? माइनस फिर से यही आएगा, ठीक है, चलो लिख लेते हैं, माइनस ऑफ माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा बेटा पहले तो ये, फिर आएगा 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर e की पावर 4 बाय एच स्क्वेयर, और यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वेयर बाय N1 स्क्वेयर। होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। अब ये चीज़ कॉमन है, इसको कॉमन निकाल लेता हूँ और इसको पीछे ले आता हूँ क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर e की पावर 4 डिवाइडेड बाय एच स्क्वेयर, ठीक है, और जेड स्क्वेयर बाय N1 स्क्वेयर, पॉजिटिव था तो आगे ले आया, माइनस जेड स्क्वेयर बाय N2 स्क्वेयर। जेड स्क्वेयर भी कॉमन निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 1 1 और ये क्या आ गया, जेड स्क्वेयर। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही बात आपको? दिस इज नथिंग बट एच न्यू, हाँ कि ना बेटा, एच न्यू के बराबर है। और इस फ्रीक्वेंसी को क्या लिख सकता हूँ मैं, आपको पता है c बाय लेमडा भी लिख सकता हूँ। क्लियर हो रही है बात आपको? तो मैंने लिख दिया इसको SC बाय लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वेयर m k स्क्वेयर e की पावर 4 जेड स्क्वेयर बाय एच स्क्वेयर 1 बाय N1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय N2 स्क्वेयर, ठीक है। इस SC को नीचे ले आओ आप, तो ये तो h क्यूब हो जाएगा और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये क्या बच गया, 1 बाय लेमडा बच गया बेटा, ठीक है। अब हाइड्रोजन के लिए तो z किसके बराबर है, 1 के बराबर है, पुट कर दो 1, तो ये भी, इसका भी गेम ओवर। तो ये आइटम बच गया आपके पास, और इस आइटम की वैल्यू जब आप पुट करते हो तो ये एग्जैक्टली रैडबर्ग कांस्टेंट के बराबर आता है। तो यहाँ पर आपकी आंखें थोड़ी सी खुशी के मारे चौड़ी हो जानी चाहिए कि आपको पता लग गया कि कैसे ये फॉर्मूला आया, और अब इनका मीनिंग भी आपको पता चल चुका है, जो कि आपके बाल्मर साहब, लेमन साहब बताने में असमर्थ थे। N1 जो यहाँ पर नंबर लिखा गया है, उसका मतलब है ये वो स्टेट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है, और जहाँ पर जो नंबर लिख रहे हो आप भाई 3 4 5, वहाँ से वो जंप लगा रहा है। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो आपकी इस बेसिक मैथमेटिकल मॉडल के साथ उन्होंने हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम लाइन को क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, ठीक है। और इनकी गिनती बड़े सम्मानित साइंटिस्ट में होने लगी, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन के एटम को क्या कर दिया था, प्रूफ कर दिया था, ठीक है। अब थोड़ा सा सोचिए, लेमन बामन जो बोल के गए थे और यहाँ से जो मीनिंग निकल रहा है वो किस तरीके से आप उसको कोरिलेट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसको नोट कर लें आप, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पिक्चर को क्लियर करते हैं। ये आपका न्यूक्लियस है, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4, एंड दिस इज n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, एंड दिस इज n इज इक्वल टू 7, ठीक है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 7। अब मेरी बात सुनो, पहले ऑर्बिट पर कूद कर आए, कहीं से भी कूदे लेकिन आए कहाँ पर, फर्स्ट ऑर्बिट पर, तो वो सीरीज किसके क्रॉसपोंडिंग है, लेमन के। लेमन ने क्या कहा था, 1 बाय लेमडा इज इक्वल टू r 1 बाय 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n स्क्वेयर, और n की वैल्यू कहाँ से, 2 से इन्फिनिटी तक। कहीं ये क्या था, अभी जो हमने निकाला ये था जहाँ पर वो आ रहा है जंप करके, और यहाँ से, और ये क्या था, जहाँ से वो जंप कर रहा है। तो फर्स्ट पर आए और कहीं से भी जंप करे, यही तो बात हुई, 2 3 4 5 कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सीरीज किसके क्रॉसपोंडिंग होगी, लेमन सीरीज के क्रॉसपोंडिंग होगी। देखो ये क्या कर रहा है, 7 से जंप कर रहा है 1 पर, 6 से जंप कर रहा है 1 पर, कहीं से भी जंप करे, लेकिन जंप कहाँ पर करे बेटा, 1 पर करे। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही आप लोगों को बात, ठीक है। 7 नहीं, ये 6 है और ये रहा 7, चलो इसको भी कर लेते हैं आगे, और ये रहा, ठीक है। दिस इज द क्रॉसपोंडिंग टू दी लेमन सीरीज। समझ आ रही है बात आपको? तो क्या आप बाल्मर सीरीज के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी, कहीं से भी कूदे परंतु आए कहाँ पर, 2 पर आए।
तो दिस इज कोरोस्पॉन्डिंग टू दी बाल्मर सीरीज, दिस इज बाल्मर सीरीज। क्लियर है बात आपको? उसके बाद क्या, लेमन, बाल्मर, पाश्चन। पाश्चन पर 3 पर आता था, देखो आप, तो दिस इज कोरोस्पॉन्डिंग टू दी पाश्चन सीरीज, सॉरी दिस इज पाश्चन सीरीज। क्लियर हो रही है बात आपको? फिर कौन आएगा, ब्रैकेट आएगा, कहीं से आए आप, लेकिन आओ कहाँ से, 4 से जंप करके आओ, 4 पर जंप करो, दिस इज कोरोस्पॉन्डिंग टू दी ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या थी आपकी पी फंड सीरीज, कहीं से भी जंप करो, लेकिन कहाँ पर आओ आप, 5 पर आओ, ठीक है। तो देखो ये 7 से जंप कर 5 पर आया, और ये 6 से जंप कर किस पे आया, 5 पर आया। तो ये आपकी क्या आ गई, देखो लेमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। क्लियर है बात आपको? दिस इज योर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। क्लियर है? और ये किस में है आपका, अल्ट्रावायलेट में, ये है विजिबल रेंज में, और ये तीनों किस में है बेटा, इंफ्रारेड में। इंफ्रारेड रीजन में काम करते हैं तीनों ये। तो इस तरीके से हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रा को एक्सप्लेन करने में कामयाब रहे बोहर, ठीक है। और आप देखेंगे उन्होंने सिर्फ 2 ही ऐसे पोस्टुलेट लिए जिनसे जो रदरफोर्ड की कमियां थी वो सारी हट गई। पहला तो वो लिया कि MVR = NH/2π, ठीक है। और सेकंड ये लिया कि एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर होगा, H न्यू के बराबर होगा। क्लियर है बात? तो इसको नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कर लो बेटा, कर लिया आपने, ठीक है। अब देखिए, अब एनर्जी लेवल्स को स्टडी करेंगे हम। किसको स्टडी करेंगे, एनर्जी लेवल्स को। एनर्जी लेवल्स और कुछ नहीं है, आपके इसी चीज़ को आपका एक डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है, एनर्जी लेवल डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है। चलिए समझाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट, मैं आपको बुक से ही समझा देता हूँ। चलो मैं बना ही देता हूँ बेटा ये एनर्जी लेवल डायग्राम। देखो, अगर अभी अभी आपने देखा एनर्जी कितनी होती थी, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम। फॉर हाइड्रोजन Z किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो एनर्जी कितनी आ गई, -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 आप निकाल लो तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 निकालेंगे तो कितना आएगा ये आपका आएगा ये 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस साइन के साथ। E3 कितना आएगा बेटा जी, E3 आपका आएगा ये, देखो मैं लिख लेता हूँ, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नेगेटिव। E4 आपका आएगा 0.085 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 आएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E6 आएगा आपके पास -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E7 आएगा आपका 0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जस्ट n की वैल्यू पुट की है 1 से लेकर 7 के बीच, और फिर एनर्जी को निकाल लिया है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम का मतलब क्या है, ज़रा ध्यान से देखो कुछ लाइनें हैं ये, और कुछ नहीं है, कुछ लाइनें हैं। और लेट ये n = 1 है, n = 1 पर मेरी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्लियर है कि नहीं बात आपको, ठीक है। अब आपको करना क्या है, देखो ज़रा ध्यान से, एक लाइन खींचनी इधर और एनर्जी के डिफरेंस को दिखाना है। अब n = 2 देखो कितना है। अब आप ऊपर बढ़ते जाओ, लेट इसको 0 ले लो आप, ठीक है। और यहाँ पर लो -14, तो यहाँ पर आएगा -13। इसी तरीके से क्या आएगा, -12, -11, -10, -9, और इस तरीके से करते करते आप 0 पर पहुँच जाओगे। लेकिन अगर आप देखो n = 1 पर आपकी एनर्जी यहाँ पर लाई करती है, ठीक है। दिस इज़ एनर्जी लेवल। क्लियर है बात आपको? अब देखो n = 2 को कहाँ प्लॉट कर सकता हूँ मैं, इसके ऊपर 3.4, यहाँ मान लो ये 3 है और ये आपका क्या है, 4 है, ठीक है कि नहीं बात आपको। और ये क्या है आपका 2 है, तो 3.4 यहाँ कहीं आएगा। दिस इज़ सेकेंड एनर्जी लेवल, n = 2। समझ आई बात आपको? तो आपको अच्छी खासी गैपिंग देखने को मिलेगी पहले और दूसरे के बीच में। दूसरा किस के बीच में, तीसरे वाला एनर्जी लेवल किसके बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा, 1.51। क्लियर है कि नहीं बात आपको? फिर ये 0.84, देखो अब क्या हो रहे हैं, ये जो एनर्जी लेवल है क्लोज आ रहे हैं। समझ आई बात आपको? दिस इज कोरोस्पॉन्डिंग टू दी 0.85। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, 0.54, ठीक है। नेगेटिव साइन तो है ही, ये n = 3 है,
ये n इज इक्वल टू 4 है और ये n इज इक्वल टू क्या है 5 है। आप इसमें कितनी ही क्लोज लाइन खींच सकते हैं। आप देखो 3 7 ये कहीं होगा, यहाँ पर होगा, तो दिस इज कोरोस्पोंडिंग टू n इज इक्वल टू 6। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? इसमें काफ़ी लाइनें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। और n इज इक्वल टू इनफाइनाइट वाली लाइन पर ये 0 पर कौन साइड करेगी, क्योंकि एनर्जी लेवल कितना होता है 0 होता है इनफाइनाइट का, ठीक है। अब आप देखो कहीं से भी आए लेकिन 1 पर आए, तो ये सारी की सारी लाइनें देखो अब जो मैं खींचने वाला हूँ किस सीरीज़ के क्रॉसपोंड होंगी बता सकते हो आप? लेमन सीरीज़ के क्रॉसपोंड होंगी बेटा। ये कहीं से भी आए परंतु कहाँ पर आए 1 पर आए, तो यही क्या है लेमन सीरीज़ है। ये लेमन सीरीज़ दिखा दी मैंने आपको। अब आप कहीं से भी आए लेकिन आए 2 पर, तो ये क्या हो गई आपकी बाल्मर सीरीज़। तो वही चीज़ मैंने बस एनर्जी लेवल पर दिखाई है, ठीक है, एनर्जी बैंड में दिखाई है, गैप में दिखाई है, प्रॉपर स्केलिंग के साथ। इसी को क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे n इंक्रीज़ करेगा तो जो एनर्जीज़ हैं ऑफ एक्साइटेड स्टेट की वो क्या आ जाएंगी क्लोज आ जाएंगी। समझ आई बात आपको? दिस इज़ एनर्जी लेवल डायग्राम। इसको आप बना सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। समझ आई बात? ठीक है। तो इसी के साथ मैंने यूनिट 8 का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है। जो टॉपिक मैंने छोड़े हैं वो सिलेबस में नहीं है, तो उनकी चिंता आप मत कीजिए, ठीक है। और जितना मैंने करवाया है उसको अच्छे तरीके से कीजिए, और कोई डाउट आए तो पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।